नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो सीरीज में सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित वीडियो आपको लेकर आए हैं। आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज के बारे में, जिसमें आपको सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया कि आपके कंप्यूटर क्या है। इसमें हमने सारे बेसिक्स क्लियर करवाए आपके कि जैसे कंप्यूटर में आपके CPU होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है, मशीनी कोड क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ये बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज क्या होती हैं, कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की, सी क्या है, लैंग्वेज क्या है। दोस्तों, इसके बाद हम आज अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इकाई है वो है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रोग्राम किस तरीके से क्या होता है। एक प्रोग्राम ये कि योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथडोलॉजी यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी उसको आप सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो कि ये होता है कि आपके एक प्रोग्राम जो होगा वो क्या पार्ट क्या होंगे उसके, यानी कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने। तो इसमें हम जनरली अगर सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सिमेंटिक और एक होता है आपका सिंटैक्स। सिमेंटिक क्या है, थोड़ी देर के लिए हम ये पार्ट छोड़ते हैं, सिंटैक्स को बाद में लेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या लॉजिक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, अपने एक सिमेंटिक पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी लॉजिक। कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें एक लॉजिक यूज़ कर लेने होते हैं। जैसे सपोज आप चाहते हो कि मुझसे कहा जाए कि आपको मैं डेज देता हूँ, डेज नंबर ऑफ डेज बता देता हूँ, और आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने वीक्स हुए। नंबर ऑफ वीक्स जानना चाहता हूँ आपसे, डेज आपको प्रोवाइड करवाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपके सामने ये होगा कि ये एक मेरी प्रॉब्लम है कि आपको डेज दिए हुए हैं और आपको वीक्स निकालने हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम के लिए आपको क्या है, एक सिंपली पता होना चाहिए कि हमारे एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, यानी नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 7। देन आपको क्या करना है कि डेज को किससे डिवाइड कर देंगे आप, 7 से, यानी आप नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड करोगे, 7 से। तो इससे 7 से जब डिवाइड करेंगे, जो आपका डिवाइड करने के बाद जो भागफल या अपन बोलते हैं उसको क्वेश्चन पार्ट आता है, क्वेश्चन आएगा, उसको बोलेंगे, वो हो जाएंगे आपके वीक्स। नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स तो इतने हो जाएंगे, और रिमाइंडर जो रहेगा वो डेज रह जाएंगे। जैसे सपोज मुझसे कहा गया कि आपके पास 25 डेज हैं, इसको आपको क्या करना है, वीक्स बताने हैं, इसके नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 25 में 7 का डिवाइड किया 3, यानी आपके पास 3 वीक्स हैं, एंड आपके पास 4 डेज हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम प्रोवाइड करवाई जिसका आपने लॉजिक निकाल के देखा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या लॉजिक है कि डिवाइड बाई आपको 7 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले, यानी आपको किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में करेंगे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप अगर कंप्यूटर पर चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और वो लैंग्वेज में लिखने के लिए आप क्या यूज़ लोगे, सिंटैक्स। ठीक, सिंटैक्स क्या होता है कि एक किस तरीके से किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम को लिखा जाएगा, ये होता है सिंटैक्स। और ये आपके हर लैंग्वेज के लिए कुछ डिफाइन रूल्स होते हैं, उसके कुछ स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते हैं। सारी कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज हैं उनके सबके स्ट्रिक्ट सिंटैक्स हैं। स्ट्रिक्ट सिंटैक्स हैं, यानी आपके वहाँ पर आपको जिस तरीके से ये कहा जाए कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। यानी जैसे आप चाहते हो कि कुछ आपको प्रिंट करना है, तो वहाँ आपको पहले से ही
डिफाइन है कि अगर आपको कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले पर प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ लिखना होगा, वो भी सारा आपका स्मॉल लेटर्स में होगा, आप कैपिटल नहीं कर सकते किसी को भी। जो डिफाइन है पहले से रूल्स उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगाने पड़ेंगे, कोटेशंस लिखना, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पूरा कुछ भी जो लिखना है वो यहाँ लिखना होगा, इसका भी रूल्स होता है। और उसके बाद आपको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रिंट के लिए करना चाहते हो, कोई डिस्प्ले पे कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रिंट एफ लिखने के लिए ये पर्टिकुलर एक सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स क्या होता है? एक तरीके से किसी प्रोग्राम को लिखने का वे होता है। इसके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप उनको लिख सकते हो किसी स्टेटमेंट को, ठीक है। इसकी एक आपकी ग्रामर होती है, बट सबसे पहले जब लिखने से पहले मगर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, छोटे प्रोग्राम्स के लिए तो अपन को कोई उसको सिंपली अपने दिमाग में आ जाता है हैंड टू हैंड। जैसे आपसे किसी ने कहा गया कि भाई सपोज आपको 2 नंबर हैं, उनमें से बताना है बड़ा कौन सा है, तो आप सिंपली माइंड में कंपैरिजन करोगे, ये कहोगे कि 2 नंबर लो, उनमें कंपैरिजन करो, जो बड़ा है उसको बता दो, ठीक। तो इस तरीके से आपकी कुछ, बट जब आप बड़े प्रोग्राम बनाते हो तो आपके वो लॉजिक जो होता है, जिसे हम कई बार अपने आप में लॉजिक ही जो होती है वो एक एल्गोरिदम होती है, ठीक। इस लॉजिक को अपन कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम होगा, एल्गोरिदम होगा। अच्छा, एल्गोरिदम होती क्या है? सबसे पहले अब इस बात पे आते हैं हम, एल्गोरिदम क्या है, व्हाट इज एल्गोरिदम, ठीक। पहले हम आते हैं व्हाट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है आपका, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये हमने मैं जैसे बता ही चुका कि ये क्या है, एक तरीके से लॉजिक है, सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बट इसकी भी कुछ एक, अगर अपन ये कहते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, तो ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो बात वही हो रही है कि बार बार हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लॉजिक होगा। लॉजिक भी क्या होना चाहिए कि आपका कंप्लीट जो होगी उसमें क्या होना चाहिए, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये ध्यान देना होता है कि कोई भी एल्गोरिदम होना चाहिए या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी आप लिखना चाहते हो, तो कंप्यूटर पर कोई भी सॉल्यूशन के लिए आपको वो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कैसी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं अपन। अनएम्बिगुअस का मतलब है, जैसे सपोज आपको आपके घर जाना है, ठीक है, यहाँ आपकी ये एक रोड है, एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक रास्ता इधर भी जा रहा है, फिर ये रास्ता यहाँ से घूमते घामते यहाँ से फिर यहाँ आ रहा है, ये आपका घर है, ये रास्ता भी इधर से जा रहा है, ठीक। अब आप तो रास्ते पे चल रहे हो, आपको क्या है कि यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से किसी आदमी को यहाँ भेजना है, तो आप क्या है, उसको ये है किसी पर्सन को यहाँ से यहाँ सेंड करना है, आपको अपने घर का रास्ता बताना है, ठीक। तो इसके लिए कैसे करोगे, जैसे सपोज यहाँ से आपको इस पर्सन को यहाँ से यहाँ पे आपके घर भेजना है, तो यहाँ पर किस तरीके से करोगे, उसको रास्ता बताओगे कि सबसे पहले स्ट्रेट जाओ, फिर स्लाइटली लेफ़्ट लेना, या राइट भी ले सकते हो। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एम्बिग्यूटी आ गई। अगर आप कहते हो कि 2 रास्ते हैं, 2 रास्तों में से दोनों को ही बता देते हो, उसको है कि हमें एक ही रास्ता बताना होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं अनएम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा वे हों जो कन्फ्यूजन पैदा करते हों। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कन्फ्यूज्ड स्टेप्स नहीं होनी चाहिए कि आपके ये भी हो सकता है ये, यानी यहाँ पर कोई भी या का मतलब नहीं है, या नहीं होना चाहिए, या कि आप या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, इधर जाओगे तो इधर ये हो जाएगा, इधर से जाओगे और फिर, तो या नहीं होना चाहिए। हाँ, कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, कुछ कंडीशनल हो सकते हैं कि भाई अगर आप इधर जाते हो फिर इधर इतना जाना पड़ेगा इसके बाद, तो ये क्लियर स्टेप्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके कोई भी एल्गोरिदम में होनी चाहिए, वो क्या है। अच्छा, फाइनाइट से मतलब क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, आपकी फिक्स स्टेप्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि इनफाइनाइटली आपकी कोई भी जो स्टेटमेंट्स हैं या जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंटिन्यूस चलती जा रही हैं, वो कभी रुके ही नहीं, एंड ही नहीं आ रहा, आपको घर पहुंचा ही नहीं जाएगा कभी भी, ठीक। तो यानी आपको जब भी
कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्यूशन करना है तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम होती है हमेशा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा एक क्यूबिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको उसको सॉल्व करना होता है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है तो उसके लिए एक डेफिनेट एल्गोरिदम होती है। ठीक है, तो उस एल्गोरिदम को जब भी आप बात करोगे तो वो एल्गोरिदम क्या होगी, कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। इस एल्गोरिदम को आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो। अब आपसे कहा गया था कि भाई जैसे सपोज मैंने यही कहा था, अभी जस्ट बताया था एक एग्जांपल कि आपको डे को वीक में कन्वर्ट करना है, तो अब इसको आप स्पेसिफाई कैसे करोगे। माइंड में तो आपके लॉजिक हो गया, एल्गोरिदम आपने क्रिएट कर ली, दिमाग में क्रिएट हो गई, बट इसको आप स्पेसिफाई कैसे करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज ले सकते हो। जैसे सपोज आपसे ये कहा गया कि कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना है, और उसके लिए तो मैंने क्या किया, सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिख दी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जो आपने अपर प्राइमरी क्लासेज में पढ़ा होगा, एक मैथमेटिक्स में आपने मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट पढ़े होंगे। कंसेप्ट क्या, एक आपने पढ़ी है ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें आपके पास एक आता था, कुछ भी शेप कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते थे कि जैसे सपोज आपसे कहा जाता है कि एक आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एक लाइन है और एक आपको इसमें ये क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल इस पे कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी। तो किस तरीके से करते थे आप, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और उसमें बात करते हैं। तो आप क्या करते थे कि जैसे आपने क्या किया कि किसी भी, मैंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो ए एंड बी, ए और बी पॉइंट को मिलाओ। फिर इसके बाद आप क्या करो कि एक आपके पास जो प्रकार है उसको लो, उसको चाप आप जैसे यहाँ से पुट किया और उस चाप को लेकर आपने उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये लाइन थोड़ी सी इधर बढ़ाई थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ एक पॉइंट, इस पे पॉइंट पे क्लिक किया, प्रकार रखा, और दूसरे इसमें आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर इधर पे रखा, इससे क्रॉस कर दिया, इससे आपका 90 डिग्री हो गया। इस लाइन को आपने इमेजिनेशन लाइन आगे बढ़ा ली, ये कट हो गया। अब आपको 45 डिग्री निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक वापस चाप लिया और उसको यहाँ से यहाँ पे कट कर दिया, और दूसरा चाप लिया वो यहाँ पे कट कर दिया, और यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये आपका सी की तरफ। तो ये जो हमारा एंगल आ गया वो क्या आ गया, 40 डिग्री, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया। अच्छा, इसको हम उस समय क्या करते थे कि स्टेप बाय स्टेप लिखते थे इंग्लिश में। अब ये एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि हमें क्या करना था, एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल जो स्टेप्स यूज की, तो उसमें हम क्या करते थे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते थे कि स्टेप फर्स्ट क्या किया, ड्रॉ ए लाइन ए वी। ओके, देन स्टेप 2 क्या किया, एक अपन ने क्या किया, तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक कंपास लिया, कंपास से क्या किया, ड्रॉ आर्क ऑन पॉइंट ए बाय यूजिंग कंपास। ओके, देन स्टेप 3 पे अपन ने क्या किया, स्टेप 3 पे देन एक अगेन पॉइंट, यहाँ पे इमेजिन पॉइंट डी था, तो डी पॉइंट में अपन ने डी पॉइंट से क्या किया, डी पॉइंट पे एंड अगेन ड्रॉ ए आर्क ऑन डी एंड स्टेप। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, एक पूरी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते थे। अच्छा, ये जो अपन एक सिंपल लैंग्वेज यूज ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, ये एल्गोरिदम थी, और इसको हमने किस में लिख दिया, सिंपली स्पेसिफाई किससे कर दिया, इंग्लिश से। ठीक है, तो इस तरीके से किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हमने क्या किया, एल्गोरिदम को वो लिखा, वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, जैसे जिनमें हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको फ्लो चार्ट। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं किसी एल्गोरिदम का, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर
उस डायरेक्ट एल्गोरिदम को जो हमारे दिमाग में आई है उसे सीधे हम क्या कर सकते हैं, किसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए कंप्यूटर पर। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी एक एल्गोरिदम। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं एक एल्गोरिदम के, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी ये आपके क्या होने चाहिए, क्लियर। ठीक, जिनमें से आपका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम में क्या है, इनपुट। यानी हर एल्गोरिदम के लिए आपके कोई एल्गोरिदम है या कोई लॉजिक है या कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कोई प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली या तो कोई, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनपुट ले, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट आउटपुट का होना नेसेसरी होता है। यानी हर एल्गोरिदम आपके आउटपुट जनरेट करेगी ही करेगी, एटलीस्ट 1 आउटपुट तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, एक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बहुत सारी क्वांटिटी में भी इनपुट्स हो सकते हैं, वो आपको क्या करना है, उनको इनपुट देना। किसी भी एल्गोरिदम में इनपुट आउटपुट होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो है आपकी डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस माने क्या होता है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं अभी बता चुका कि अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आप में स्वयं विचार नहीं कर सकता। ठीक है, ये परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। फाइनाइटनेस का भी मैंने बता चुका कि जो स्टेप्स हैं वो टोटल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी। ये नहीं है कि वो आपके इनफाइनाइट चलती जाएं जिसका कभी सॉल्यूशन मिले ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें ट्रेस करना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस जो एल्गोरिदम आप बना रहे हो उसमें वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस, ये बहुत ज़रूरी है, इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। यानी कोई भी एल्गोरिदम आप लिखते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो आपकी एक इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ईजी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, जिसे कोई भी अगर पढ़े या कोई भी समझ सके तो उससे इजीली उसे अपने अप्लाई कर सकते, जिससे पेन पेपर पर भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक रही। दोस्तों, जब हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं तो एल्गोरिदम में हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी, स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपके एक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे आपकी प्रॉब्लम जिसमें कुछ इफ़, बट, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है, या कोई चीज़ बार बार रिपीटेशन में नहीं है, तो वो आपके आते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कोई जनरल प्रॉब्लम होती है जहाँ पर आपके सीक्वेंस 1 बाई 1 आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी अपन ने बात कर रहे थे कि सिंपली आपको एक डेज़ हैं उसको वीक में कन्वर्ट करना है, तो 7 से डिवाइड किया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं एक एल्गोरिदम लिख देता हूँ कि अपन ने क्या है, एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं, एल्गोरिदम टू कन्वर्ट डेज इन वीक। तो इसके लिए क्या है, इस एल्गोरिदम को अगर अपन राइट करना है तो किस तरीके से लिखेंगे, स्टेप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एल्गोरिदम। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट क्या रही, सबसे पहले हमें क्या है, इसमें एक इनपुट है, क्या है, एक डेज दिए हुए हैं। यहाँ पे अपन पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये एल्गोरिदम क्या करवाना चाहिए कि नंबर ऑफ़ डेज इनपुट होंगे और हम नंबर ऑफ़ वीक्स आउटपुट में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में हम एक इनपुट लेंगे, यानी डेज रीड करो, यानी अपन को रीड डेज। सिंपल अपन इंग्लिश लैंग्वेज यूज में ले रहे हैं। अब जब रीड डेज हो गए, अपने पास डेज हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली डेज को डिवाइड करो, डेज डिवाइड बाई 7 करो, और इसका जो डिवीजन आएगा उसको अपन किस में ले लें, वीक में, एंड इसको अब आउटपुट में दे दें। देन आउटपुट, या हम लिख सकते हैं राइट वीक, और ये सिंपली क्या हो गई, आपके स्टॉप हो गए। ठीक, स्टार्ट स्टॉप कर लो या स्टार्ट एंड लिख दो, कोई भी आप जैसे भी ये सूटेबल हो। इसका कोई रूल नहीं होता है ऐसा कि किसी भी एल्गोरिदम को सिर्फ इसी तरीके से लिखा जाएगा या इस तरीके से लिखना है। ये एक, हाँ, एक एल्गोरिदम जब भी लिखो तो थोड़ी एकदम क्लियर होनी चाहिए स्टेप्स।
जिससे आप अंडरस्टैंड कर सको और दूसरा भी पढ़ना चाहे तो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके लिए ये हमें ध्यान देना। तो इसमें जो सारी स्टेप्स हमारी जो स्टेटमेंट्स जो हमने यूज लिए हैं वो सीक्वेंस वाइज हैं, यहाँ सीक्वेंशियल है। फर्स्ट स्टेप पे जाएगा, सेकंड स्टेप पे जाएगा, थर्ड स्टेप पे जाएगा। तो ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट रहा। अब बात आती है कंडीशनल स्टेटमेंट पे। तो जैसे कई बार हमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर हमें कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि कोई स्टूडेंट है, उसके हमें वो चेक करना है कि ये फेल है या पास है, ठीक है। तो जनरली जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई किसी भी एग्ज़ाम में 36% अगर उससे कम आया है या किसी सब्जेक्ट में 36 से कम है किसी के मार्क्स, तो वो फेल है, अदरवाइज वो पास है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर इफ़ आ गया, यहाँ हम बोल रहे हैं कि इफ़ ए स्टूडेंट ऑफ 10 33 मार्क्स या 36 मार्क्स जो भी है, क्राइटेरिया रहता है हर एक अलग अलग एग्ज़ाम का, अलग अलग परसेंटेज बेसिस पे। तो हमने लिख दिया कि वहीं इफ़ ए स्टूडेंट ऑफ 10 36 मार्क्स देन ही और सी विल पास, वो पास होगा। अदरवाइज ही और सी विल फेल। तो ये एक कंडीशनल है। तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट काम में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी जैसे सी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपके इफ़ है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है, आगे बात करेंगे, इसको भी बताएंगे जब। नेस्टेड इफ़ है, स्विच केस है, ये सारे आपके क्या हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक। ऐसे ही एक इटरेटिव स्टेटमेंट्स काम में लेते हैं, ठीक। इटरेटिव स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? इटरेशन का मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। अगर कोई ऑपरेशन हम अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर रहे हों, बार बार परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं? इटरेटिव स्टेटमेंट। इसको जनरली हम लैंग्वेज में बोलते हैं लूप, यानी कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट है बार बार परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक। रिपीट एंड अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, कोई रिपीटेशन होता है। इसको रिपीट भी बोल सकते हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। जिसमें जो अभी हम स्टडी करेंगे सी में, जिनमें आपके आते हैं फॉर, वाइल, डू वाइल। तो ये इस तरीके से ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये आपके काम में लेंगे, ठीक। तो इटरेटिव स्टेटमेंट का भी जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपसे कहा जाए कि आपके सामने एक 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं और सबसे आपको उसमें जो टॉप आया है उसको निकालना है कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें हर एक के मार्क्स हैं, तो आप क्या करोगे? हर एक के स्टूडेंट्स के मार्क को क्या करना है? कंपैरिजन करना है आपको। तो बार बार कंपेयर करोगे आप कि जैसे सपोज पहला स्टूडेंट आया, उसके मार्क्स कितने हैं? मैंने मान लिया कि यही अकेला स्टूडेंट है, इसी के सबसे ज़्यादा है अभी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया कि ये मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं इसने, ठीक है। एक पहला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट। अब सेकंड स्टूडेंट आया, मैंने इसके साथ इसको क्या किया? कंपेयर किया पहले वाले के साथ। अब कंपेयर करने के बाद पता चला कि अगर ये छोटा है तो इसको स्किप करो, जाने दो, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो यही मैक्सिमम है। फिर तीसरा स्टूडेंट आया, उसको मैंने फिर कंपेयर करना है इसके साथ ही जो मैक्सिमम मेरा रखा हुआ है। फिर अगर मान के चलो ये है, इसके थोड़े इससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं? तीसरे को पुट कर देता हूँ, ठीक। फिर अगेन चौथा आया, अगर वो कम है तो इसको स्किप करो, अदरवाइज ज़्यादा है तो इसके जगह पर रख दो। तो इस तरीके से हम बार बार अप टू कितने बार कंपैरिजन करेंगे? 100 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 100 में से एक को तो हमने पहले से मैक्सिमम मान रखा था और हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? 99, ठीक। तो 99 कंपैरिजन वापस करने पड़ेंगे। अब इसकी अलग अलग कंपैरिजन के लिए अपन पास मेथडोलॉजी हो सकती हैं, अलग अलग एल्गोरिदम हो सकती हैं। जैसे अब मेरा कंपैरिजन का था कि एक के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये एक एल्गोरिदम रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रिपीटेटिव मैनर में एक हम बार बार कंपैरिजन को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसके लिए जो स्टेटमेंट काम में आते हैं वो हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो
में हम आपके लिए लेके आएंगे फ्लो चार्ट, और इसके बाद सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग पर आएंगे। तो हमारे साथ और अधिक जानने के लिए यूँ ही हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो सहयोगी हैं या साथी हैं जिनको इसकी ज़रूरत है वो भी इसके साथ जुड़वाएं और उनको जोड़ के रखें। थैंक यू।